नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। मेरे साथ इस वक्त तस्वीर अहलावत हैं और हम लगातार कई दिनों से कोशिश में हैं कि कोई सीधे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के अहम साथी सीधे जुड़े हुए उनका एक इंटरव्यू किया जाए कि इस हार के बाद उन लोगों का कैसा मोराल है। और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आराम से आ रही है, लेकिन जो डिफीट हुई है केवल 37 सीटों पर सिमट कर रह जाना, कई चीज़ें चल रही हैं कि गुटबाजी हुई, संगठन की कमी ना होना, अलग अलग चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो तस्वीर अहलावत से हम जानने की कोशिश करेंगे। और कई लोग तो अब ये तक दावा करने लग गए हैं कि क्या अब हुड्डा परिवार राजनीति में वो कद रखता है कांग्रेस में, या उतने मजबूत वो रह भी पाएंगे या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर उनसे चर्चा करेंगे। तस्वीर जी, हार हुई है। सबसे पहले तो तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, सभी ये कह रहे थे कि आप लोग अच्छी खासी सीट के साथ सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन 37 सीटों पर सिमट कर रह जाना अभी भी लोगों के लिए आश्चर्य बना हुआ है। और मैं अधिकतर कांग्रेस के लोगों से जब मिलता हूं तो एक मुझे ऐसा लगता है कि उनमें निराशा सी छाई हुई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये हार क्यों हुई, इसकी जिम्मेवारी किसे लेनी चाहिए। हार की जिम्मेवारी तो भाई सब नेताओं पे आती है, वर्करों पर आती है। हार तो यह सामूहिक हार है, साझली हार है। क्योंकि क्या है कि अकेले नेता नहीं, हरियाणा की जनता भी बीजेपी से लड़ रही थी। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो बीजेपी से नाराज ना हो, जो लड़ नहीं रहा था। तो ये तो सामूहिक हार है, एक कांग्रेस पार्टी की हार है। और हार को हम स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां त्रुटियां कुछ रह गई होंगी, तो हार तो, लेकिन हार निराशा भी देती है, निराशा है भी, होना भी स्वाभाविक है। लेकिन इससे हुड्डा परिवार पे या किसी और चीज़ पे जो डेंट लगे वो इतना तो है ही भाई। एक कोई नेता मेहनत करता है, 10-5 साल लड़ाई लड़ता है सड़कों पर, कुछ हार होता है तो उसमें थोड़ा तो चलो नेता की भी निराशा हो, हर थोड़ा डेंट भी लगता है। लेकिन वो बात नहीं है अब भाई हुड्डा परिवार की राजनीति खत्म हुई है, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी साहब की जो राजनीति है वो उनकी जो राजनीति है वो उनकी मेहनत की और संघर्ष की राजनीति है। और ये उम्र है 25-30 साल तो जीवन की और बढ़िया पड़ी है। और अब तक भी बहुत अचीवमेंट की है। लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, इतनी छोटी उम्र में 5 बार बने। और उनकी मेहनत में मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क होगा। क्योंकि अगर मेहनती नेता के तौर पर जाना था तो एमपी साहब उत्तर भारत क्या पूरी इंडिया में सबसे मेहनती नेताओं में से एक है, जो जिन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी, लगातार सड़कों पर संग्राम, बीजेपी से टक्कर लेना, संघर्ष करना, सारी चीज़ें करी हैं। तो राजनीति में क्या है कि जो मेहनती नेता होते हैं, राज तो चलो परिस्थितियाँ होती हैं, बन जा ना बने, कई बार रह जाए, बहुत सी कमियाँ। तो मराठा की नहीं कहा, अगर मैं मराठे लड़ाके तो थे, लेकिन युद्ध मारने के बहुत से कारण, अनेक कारण हो जाते हैं। तो छोटी छोटी कुछ कमियां रहेगी कुछ। और वो अकेले नेताओं की नहीं, वो मैं मानता हूँ जितने भी सत्तम है ना राजनीति में, सबसे ही चूक हुई। चाहे किसी गांव का कोई पंचायत मेंबर से लेकर और मुख्यमंत्री तक, मीडिया का एक छोटा सा अखबार वाला, चाहे प्रिंट मीडिया थी, चाहे सोशल मीडिया थी, या टीवी चैनल वाले थे, कहीं भी किसी की भी सर्वे रिपोर्ट में आम जनता में ऐसा लगा ही नहीं कि सरकार नहीं आ रही है। माहौल भी अच्छा था। लेकिन क्या है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी ना, वो खुद की ताकत है, हमने कहीं ना कहीं नुकसान कर गई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा खत्म हो गया था, बिल्कुल ये था मैं क्लियर हरा देगी। तो उसमें कई जगह हमारी ताकत है, हमारे नुकसान कर गई। मोटी बात यह है, वरना बीजेपी की जीतना है। ताकत कैसे उल्टा हुआ सारा सब कुछ, वो कैसे? दरअसल क्या है कि ताकत इस तरह है, पार्टी का माहौल बन रहा था, पूरे हरियाणा में पूरी लड़ाई लड़ रखी थी। कुछ जगहों पे 2-3 तरीके की बात होगी। आके जो राजनीति आज के दिन चल रही ना, उसमें क्या है कि बागी उम्मीदवार जो होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार, वहाँ से नुकसान हो जाए। उसमें 2-3 तरह के उम्मीदवार थे, उनसे वोट कट गई। आज भी अगर बीजेपी का कांग्रेस का देखा जा
तो वोट परसेंटेज में ज़्यादा फर्क नहीं है। और उसके बाद जो निर्दलीय के रूप में जो उम्मीदवार आए, अगर उनकी भी बात करी जाए तो ज़्यादातर वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के रहे हैं। कांग्रेस का ही वोट बैंक गिना जाएगा, उसमें मोटे तौर पर माना जाएगा कांग्रेस का वोट बैंक। तो उसमें कई जगह वो कुछ जगह भाई कुछ सीटों पर मनाए गए, जो नेताओं के करीब थे, नज़दीक थे, जो मानन के थे वो मान गए। कुछ जगह पर ऐसे थे भाई जो मानन के ना थे वो नहीं भी माने। कुछ जगह पर कुछ आदमी ऐसे थे जो चुनाव में आए ही लड़ने थे, कांग्रेस में बहुत बाद में शामिल हुई या नज़दीकियाँ बढ़ाई, वो मानने वाले चेहरे नहीं थे। तो 2-3 तरह की जो चीज़ें आई, जो 17-18 सीट तो ऐसी हैं। अगर कांग्रेस का बीजेपी का वोट बैंक अगर देखे जो कांग्रेस की आनी थी, तो टोटल मिला के चौथा या 33% में बीजेपी है, वहाँ पर 33 या 34% में 65% जो वोट बैंक हो तो कांग्रेस का ही है। तो लोगों का जो मन था वोट डालने का, और जो लोगों ने वोट डाली वो तो सब, उसमें तो कोई कमी नहीं बीजेपी के खिलाफ दिखता पूरा प्रदेश में। लेकिन बात ये रहेगी कि वो कुछ जगह पर कुछ नेताओं के जैसे आज़ाद उम्मीदवार थे या और थे, वो पार्टी हित से ऊपर अपना हित समझ लिया। और होता है वो कई बार, जैसे आज़ाद उम्मीदवार जो लड़े उनकी अपनी भी निजी भी वो है, भाई मेरे को भी बनना है, टिकट नहीं मिली वो मिली, तो उनका जो अपना हित था वो कहीं ना कहीं वोट जो में बंटवारा में वो कांग्रेस को नुकसान हो गया। बात ये मोटी मोटी कांग्रेस को नुकसान इस चीज़ का होया, वरना उनका सारा का वोट बैंक रो जोड़ के देखा तो कांग्रेस फुल फ्लैग थी। जो सर्वे थे भाई 58 सीटें आ रही है, 60+ आ रही है, 52 से ऊपर, वो बातें सारी सच थी। लेकिन वोट का जो मैनेजमेंट था वो बिगड़ गया। और कुछ बीजेपी भाई ऊपर भी बीजेपी थी सरकार, साम दाम दंड भेद सारा चला उनका, और उन कुछ स्ट्रेटजी भी अपनी ऐसी अपनाई, कुछ लोगों को आज़ाद के रूप में खड़ा कराया या उनको मदद करी, इस टाइप से चुनाव लड़ाया था, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होगी। पर्ची खर्ची को लेकर हमेशा बीजेपी ने कांग्रेस को है वो टारगेट किया, और इस चुनाव में तो जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे खुलेआम सरेआम उन्होंने अपनी जनसभाओं में ये बातें कही। कुलदीप शर्मा के जो बेटे हैं उन्होंने जनसभा में कहा, एनआईटी फरीदाबाद से लड़ रहे थे नीरज शर्मा, उन्होंने कहा, शमशेर गोगी हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि पहले अपना रिश्तेदारों का भी भरेंगे। तो कहा जा रहा है कि युवा इसको काफ़ी उल्टे उससे ले गया कांग्रेस के खिलाफ, कि अगर पर्ची खर्ची को लेकर अभी से आप ऐसा कर रहे हैं तो राज आने के बाद कैसा होगा। क्या ये मानते हैं कि जो आपके प्रत्याशियों ने इस तरह की बातें कही वो उल्टा पड़ा पार्टी के? देखो हाँ, उल्टा पड़ा हो, इससे नुकसान भी हुआ, लेकिन क्या है ये पार्टी फोरम पर तो कहीं ये बात थी नहीं, ना लीडरों में थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बढ़िया तरह इलेक्शन लड़ा जा रहा था। जब एमपी साहब, सांसद साहब के मुख से हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हाँ एमएलए हैं भाई, निजी तौर पर कुछ नहीं ये लगा भाई चुनाव तेरा डाउन है, या जो है उन और किसी चीज़ का सहारा लिया, वो नुकसान ही हुआ, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, वो होया गलत। लेकिन इस सोच के ना तो हमारे नेता हैं ना एमपी साहब ने कभी इस सोच को रखा। और मैंने पहले भी बताया पर्ची खर्चा कई बार जिक्र होया, मगर हो सके कांग्रेस राज में अनियमितता है तो छोटी मोटी बढ़ती गई होगी 10-5%, जिसका बुरी तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है शुरू से अब तक, और इन चुनाव में भी किया। लेकिन इससे इतर जाकर बीजेपी का देखा जा भाई साहब, तो इनकी तो कोई मतलब नौकरी देने की कोई प्रणाली नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। अभी भी 125 के करीब सिविल जज लगे, 15 हैं हरियाणा के, पहले भी एसडीओ हुए थे, उनमें भी देख लो 77 के करीब बाहर गए थे। तो इनने तो जितनी भी इनकी रोजगार की जो पॉलिसी रही है उसमें 25% या 30% हरियाणा की भागीदारी रही है, जितनी नौकरी अब तक उठा के देख लो। बाकी सारी नौकरियां इनने बाहर वालों को दी, गुजरातियों को दी, लगभग ये लगाओ कुछ 1-2 यूपी का, बाकी गुजरात को दी। और ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं देखा, ऐसा दिन हरियाणा ने कभी नहीं देखा कि नौकरियों के मामले में डोमिसाइल को भी खत्म कर दिया जा। डोमिसाइल की वह अनिवार्यता थी, खत्म कर दी। तो इसका मतलब तो कोई कहीं का लगो, एक प्रदेश में नौकरियों का हक हुड्डा साहब के कांग्रेस की सरकार में आप ऐसा नहीं देखो कि एक बाहर की नौकरी लगी हो, कोई
इक्का दुक्का केस भी नहीं मैं लगा। आज 70% बाहर के नौकरी के मामले में ये क्या बोलेंगे भाई साहब, इन्हें तो नौकरी देनी ही नहीं यारी। अब COD ग्रुप का भी देखा, पता नहीं ये सरकार विभाग कैसे काम करता है, कैसे छटनी करता है, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रही। 25,000 के करीब नौकरी दी, इन माह का 8,000 बच्चे देशी हैं जो C में भी हैं, D में भी हैं, तो क्या वैल्यू रहेगी। 16-17,000 नौकरी दी, 16 माह का 8,000 आदमी ऐसे हैं, कम से कम 9 भी हूँ जो पहले नौकरियां पे हैं। टोटल अगर एवरेज लगाओगे ना आप गाँव गली, मेरे गांव में भी कुछ नौकरी लगी हैं, वो पहले नौकरी पे हैं। 8 नौकरी लगी मान लिया तो 5 पहले नौकरी पे, तो मोटा मोटा 25,000 में से रोजगार दिया था, 8,000 लोगों को रोजगार दिया। 8,000 ही ज्वाइन करेंगे, 8,000 भी जो ज्वाइन करेंगे उनका भी इनकी जो पॉलिसी है उस हिसाब से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर जो COD लगेगा, और उसी दफ्तर में यहाँ का एजुकेटेड बालक उसी सीट पे तहसील में कहीं और दफ्तरों में गुजरात का, यूपी का कोई और अधिकारी बैठेगा, क्योंकि 70% बाहर के हैं, उनको पानी पिला होगा, उनको जो भी उसकी ड्यूटी लगेगी वो अपने आप को अपमानित सा तो महसूस कर रहा है, महसूस करेगा, वो भी 2 या 3 साल नौकरी करेगा। क्योंकि आजकल हरियाणा में तो ये समस्या यह है, बगैर नौकरी शादी ना होती, या नौकरी इसलिए ज़रूरी होगी ना, PhD होल्डर नौकरी क्यों करेगा भाई साहब, कि ट्यूशन लगा के भी अपना कर ले और रोजगार कर ले। तो क्या नौकरी दी है, मैं तो इन नौकरियां न्यू मानू, ये 5,000 बच्चे भी नौकरी नहीं कर पाओगे, 25 में से 20% भी नहीं है। तो ये तो इस पर्ची खर्चिया का सहारा लेंगे भाई साहब, इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं, इसमें कह दें ईमानदारी बरती न्यू, अरे कोई तरीका तो है नौकरी देने का, कोई सिस्टम तो होता है। और इनके राज में बिल्कुल पूरा महकमे भ्रष्ट पाए, बोर्ड के चेयरमैन भ्रष्ट पाए गए हैं, इनका राज में ऐसे ही। लेकिन इनका क्या है, जो IT सेल है, जो प्रोपगंडा करने का जो तरीका है वो बड़ा है, क्योंकि बीजेपी पैसे वाली पार्टी है भाई, सब कुछ कब्जे में है इसका। ये तो इस टाइप के आदमी हैं, इस नौकरी वाले मामले में तो ये बिल्कुल फेलियर है। इन रोजगार के मामले में तो डोमिसाइल खत्म करके ये दिखा दिया। अगर यहाँ डंके की चोट पे मतलब बाहर के आदमी भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो एक बोले ना, विकास के दरवाजे खुल गए, ये विकास के दरवाजे खोले गुजरात के लिए, यूपी के लिए, बाहर के प्रदेशों के लिए, हरियाणा के लिए नहीं खोले। डोमिसाइल खत्म करके इन्हें दिखा दिया। अब यहाँ पर राज और तरीके का होगा। जी, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा गया कि इस चुनाव के दरमियान जब कहा जा रहा था सरकार आ रही है, तो एक एटीट्यूड, एक अहंकार की छवि उनमें देखने को मिली, जबकि अक्सर ये कहा जाता है वो शरीफ हैं। ये एक और बड़ी चीज़ है जो दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कही जा रही है। दरअसल क्या है कि अहंकार का कैसे देखोगे आप, अब तो राजू न्यू नहीं भाई, अगर नया राज देख राज आने लग रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री रह लिए, तो उन्होंने तो अपना जो रिजल्ट हो पहले दे रखा 10 सालों में। सरकार आने के बाद उनका क्या व्यवहार रहा, उनसे ज्यादा शराफतकार काम करने वाला किसी का व्यवहार नहीं रहा। तो उनको तो लोग पहले आजमास चुके हैं भाई साहब व्यवहार का। अब की जो बात है, हो सके है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो MP साहब, वो इतने मेहनती है कि उन्होंने एक वर्करों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर ली, बहुत बड़ी फौज। हो सकता है किसी वर्कर को टाइम देने में थोड़ा बहुत फर्क रह गया हो, लेकिन आम जनता में आप जाकर ये पूछ सको, आम जनता का व्यवहार उनके प्रति, उनका व्यवहार आम जनता के प्रति बिल्कुल सीधा कनेक्टिविटी का रहा है, बिल्कुल साफ सीधा, आत्मा का शरीर व्यवहार का वो व्यवहार है। क्या है कि ऐसा नेता है जो हर आदमी की सुनकर चल रहा है। हमने कई बार उनसे लोग मिलते न्यू भी देखे हैं, कहते अगर MP साहब कुछ आदमी हैं जो आपके पीछे जुमड़े रहते हैं, आप इनसे पीछा छुटाओ, आम जनता तक वर्कर जाओ। अब उनसे पीछा कैसे छुटाए, आम जनता तक जाने के लिए अगर वो टाइम में खर्च कर देंगे तो आम जनता तक आदमी कैसे पहुंच पाएगा। तो हो सका उस टाइम मैनेजमेंट में इतनी बड़ी फौज को संतुष्ट करने में कोई ना कोई वर्कर कार्यकर्ता रुष्या भी हो, या भी कहता है देखिए या स्वभाव में फर्क आ गया, जो भी बात कह सकता है। और लेकिन उनका जो निजी व्यवहार वो उनका वही शराफत का और सीधे आदमी है। उन्होंने अपने आप को 10 साल के राज में ये प्रूव करके दिखा दिया था। तो MP साहब के व्यवहार और आचरण में कोई फर्क नहीं है। आ पाया, उनकी मेहनत की बदौलत पूरे हरियाणा में एक माहौल बहुत बढ़िया बना।
भजनलाल जी का गढ़ पहली बार टूटा है, चंद्र प्रकाश जी वहाँ से जीते हैं आदमपुर से। हवा में कोई कसर नहीं थी, अभय सिंह जी हारे तो हवा में तो कोई कसर है नहीं भाई सब पूरी सीटें। लेकिन क्या है कि थोड़ा ही मैनेजमेंट वाली जो कुछ मनाए गए कुछ मानने नहीं, ये फर्क रह गया, बस इतना फर्क रह गया। कुछ लोग मानने नहीं, वो निजी तौर पर हमने पता है कहाँ कहाँ कौन कौन हम उसकी राजनीति में है, तो हमने पता है बहुत लोगों को मना गया कहा गया। लेकिन क्या है कि जब राजनीति में आदमी आता है ना और चुनाव लड़ता है, जो साथ में आदमी लगते हैं वो कई बार भ्रमित भी करते हैं, भाई साहब चुनाव लड़ रहा है। तो कोई बहुत भी निर्दलीय थे, वो भी इस जग थक में या ऐसन मस में रह गए कि तुम्हारा चुनाव निकल रहा है, जबकि वो वोट काटू के रूप में ही प्रयोग हो पाए बेचारे। नुकसान हो गया, उसे पता भी चला, मतलब पहले कह भी रहे थे वोट काटू की भूमिका निभाओगे कुछ, वैसे वो लोग समझ नहीं पाए भाई साहब। बीजेपी की जो रणनीति थी ना, इसी रणनीति पर बीजेपी के लगभग कई जगह चुनाव जीतता है। तो इतना है। और एमपी साहब के व्यवहार और आचरण में पूरे हरियाणा में आप किसी गांव में देहात में लोकल में जाकर देखोगे कहीं कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी है, आपके भी 100 साथी हों, मेरे भी हों, एक लिमिट तक आप एडजस्ट कर पाओ, वहाँ टाइम दे पाओ। उनके पास तो यार मतलब ये लगा लो कई हज़ार की फौज है, 70,000 75,000 आदमी तो ऐसे होंगे जो डेली फोन करने की कोशिश करें, 1 घंटे तो मार के देखें, इतनी फौज उनकी पर्सनल है। क्या इस परिणाम के बाद भी ऐसे ही सशक्त रहेंगे दीपेंद्र हुड्डा, और क्या आप लोग अभी भी उनके नेतृत्व में उतनी ही मेहनत दोबारा से करने को तैयार हैं? क्योंकि तस्वीर जी, राजनीति में कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल में ही हो जाता है, 5 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है, और 15 साल हो जाएंगे। अब अगले चुनाव में आप जाएंगे तो आपको 15 साल हो जाएंगे सत्ता से दूर। तो क्या आप जैसे या अन्य कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं तो क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए अभी भी तैयार हैं दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा से? ना, उससे भी दोगुनी मेहनत से तैयारी करेंगे भाई साहब। क्योंकि क्या है कि बीजेपी का जो कल्चर है वो हरियाणा राज्य को सूट नहीं करता। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा, 50 साल पीछे चला जाएगा हरियाणा अगर इनसे लड़ाई नहीं लड़ी तो। क्योंकि ये बड़े किसान विरोधी ही सरकार है ये, तो लड़ाई तो इससे भी ज़्यादा हौसले से लड़ेंगे। और एमपी साहब के तो लड़ाई लड़ने पे हौसले पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि वो तो सबको पता है भाई अगर मेहनत कश नेता में किसी का नाम आओ हिंदुस्तान में तो उनका नाम आता है। सबसे मेहनती नेताओं के रूप में जाने जाते हैं वो। दिन रात यार 10 साल घर पे भी नहीं, लगातार सड़कों पर आपने देखा उनका संघर्ष, चाहे सरपंचों का मामला होया, चाहे आशा वर्करों का होया, चाहे किसानों का होया, चाहे पहलवानों का होया, चाहे जवानों का होया, हर चीज पे फ्रंट फुट पाए, लगातार मेहनत करी। और मतलब उसी वे में, उसी लाइन में, मेहनत के मामले में तो उन पर संदेह नहीं किया जा सकता, वो मेहनती हैं। और ना उन पर यह शक किया जा सकता किसी बात का कि उनके व्यवहार में आचरण में कोई फर्क होगा। बहुत अच्छे नेचर के नेता हैं, बहुत बढ़िया प्यारे नेता, सरल स्वभाव के। हाँ, थोड़ा चलो चोट लगा है तो कुछ दिन तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसी जोश से फिर आओगे मैदान में, लड़ेंगे। लड़का है भाई सब, कोई बात ही नहीं। मतलब क्या आदमी अपने परिवार से सीखता है। हिंदुस्तान में 7 बड़ी बड़ी जेलें थी, उनके दादा चौधरी रणबीर सिंह 7 जेलों में रह रहे हैं, 7 जगह जेल काट रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं भाई साहब। लाला लाजपत राय जी जब आए थे पहली बार रोहतक में, तो इसी घर में ठहरे थे, रुके थे, बात हुई थी माथुराम जी से। और भगत सिंह का परिवार और चौधरी माथुराम जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा हैं, ये पहले आर्य समाजी बने थे। तो ये संघर्षशील और बदलाव करने वाला परिवार है, शरीफ इज्जतदार परिवार, ये पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि और इन लड़ाई इस लड़ाई का जो आगे लड़ाई लड़नी है उस पर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस हरियाणा में सबसे एक छत्तर नेता के रूप में अगर कोई जाना जा, सबसे मेहनती, जिसने सबसे ज्यादा आदमियों को अपने साथ जोड़ रखा है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और दीपेंद्र हुड्डा का जो मेहनत करी है वो वापस इकट्ठी करेंगे, तो उसी ताकत से फिर लड़ेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी चूक ने आपको सत्ता से दूर कर दिया? क्योंकि सोनीपत जो आपकी पार्टी का गढ़, और जींद में बताया जा रहा था कि बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है कांग्रेस पार्टी का वहां से हो गया है। पानीपत है, आप लोग हार गए, तो इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अपने खुद के एरिए में जहाँ पे आप लोग मजबूत थे वहाँ पे आखिरकार हार है वो कैसे हो गई, वरना सत्ता में तो कांग्रेस आ जाती। अब देखिए, ये बड़ी चिंतन का विषय होता है कि अपने घर से अगर आदमी इस तरीके से हार जाता है तो इसको लेकर
क्या सुधार करने होंगे कांग्रेस को? सुधार क्या करने होंगे भाई साहब, इसमें क्या है, लोगों को भी ये समझ में आ गई आगे नुकसान किस टाइप से होया है। बागी उम्मीदवारों वाले मामले में बदुखी हो गई। और इसमें तो सामूहिक रूप से मैं फिर बता रहा आपको, सभी अंडर एस्टिमेट हो गए। एक गांव का आम वोटर से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा मीडिया चैनल, सारा सिस्टम, सारा सीआईडी तंत्र, सब ये सीटें बता रहे थे। आपने पोस्ट पोल सर्वे देखे नहीं थे, किसी में 52, किसी में 58, अब सभी अंडर एस्टिमेट हो गए। तो लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट ये भी आ रही थी कुछ कुछ कि जो सीटिंग गेटिंग है, जो चेहरे हैं, उसमें कुछ बदलाव की मांग चाहती है हरियाणा की जनता। जिस दरकिनार किया गया दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, वो बड़ा महंगा साबित हुआ आप लोगों के लिए। क्या कोई ऐसी डिमांड थी कि कुछ चेहरे को बदलना चाहती है जनता? देखो, थी डिमांड और रहती भी है, और नेता भी ये चाहते हैं भाई हमारा नंबर आओ, या उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी हो जाती है, जो रहता बदलाव रहता। लेकिन क्या पार्टी हाईकमांड है ना जो कांग्रेस की, उसका लगभग अब कई स्टेटों में हमने देखा यही फार्मूला रहा है, सीटिंग गेटिंग वाला। अब पार्टी के फोरम पर कई चीजें होती हैं, जो आदमी जीत का रहा है उसको लगातार टिकट दे दे, उसका इलाज तो कुछ नहीं होता ना। हाईकमांड में बैठे कुछ लोग हैं, वो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा साबित होया, ये इसमें नुकसान हो गया। लेकिन उसमें मैं ये मानता हूँ कि उन जो MLA आ रहे उनकी भी निजी आ रही है, उनकी निजी आ रही इसलिए है, अब शायद उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए थे। कांग्रेस में कुछ नेता, कुछ MLA ऐसे भी हैं, मतलब चलो अपनी ये पार्टी है कहना नहीं, पर कहते हैं, मतलब लोगों में आम चर्चा का हम पूछी, बोले भाई कुछ MLA तो ऐसे हैं जो मतलब यहाँ तक का रखते हैं, टिकट तक की दौड़ रखते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप जता ले जाएगा, उन्होंने कम ताकत लगाई। तो वो बिहार ये विधायक जो अपना, जिन अपनी भाषा पर संयम नहीं रखा, अपने चुनाव को अच्छी तरह मैनेजमेंट नहीं कराया, अब एक आदमी अकेला चुना क्या बाढ़ फोड़ेगा। सब पार्टियों का एक ही मकसद था, चाहे JJP थी, नेल्लो थी, या और कोई पार्टी थी, उनका सबका मकसद तो होना चाहिए था BJP हराने का। लेकिन मकसद ये हो गया कांग्रेस को कैसे हराया जा, सब एक ही फॉर्मूले पर काम चल रहे थे। अब बागी ने नुकसान किया, बागी उम्मीदवार वो कांग्रेस को नुकसान किया, इनेलो JJP ने वोट काटे, वो कांग्रेस के वोट काटे, और कहीं मतलब पैसा का खर्च चलन चला वो कांग्रेस का, तो सब कुछ कांग्रेस के खिलाफ था। और उस कांग्रेस कल्चर में लोगों की जो लड़ाई, लोगों का जो वोट बैंक रखता था, वो परिवार ही एक था। कितनी बड़ी लड़ाई लड़ा, वो लड़ता लड़ता वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अंदर एक आध आदमी सा भी होगा जो खुद ये सोचे कि भाई वोट कट जाए, नुकसान हो जाए, तो सारा ये सब क्यों तो हराने पर चल पड़ा। तो एक अकेला आदमी क्या करे, सारी परिस्थितियों कैसे संभाले, सिरसा देखना, मेवात देखना, बड़े लीडर बहुत जगह तक। अब घर में अंडर एस्टिमेट हो गया, कई बार पूछा भी, मैं देखा भी करता, संसद साहब MP साहब किसे पूछते भी, और भी सब पूछते मीडिया से, सबसे सवाल CID भी होती थी, तो सब भैया कहते थे ये निर्दलीय है, ये तो 2,500-3 हज़ार ले रहा, ज़्यादा 5 ले लेगा जी। BJP के पास के खिलाफ देखो लोग पूरा था। अब यहाँ भी जिस मैंने कई इलाकों में देखा, जिस भी निर्दलीय उम्मीदवार ने वोट मांगे वो कांग्रेस के नाम पर मांगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मांगे। जिसने भी ये कह दिया मैं इस BJP पार्टी में दोबारा नहीं जाऊंगा, या मैं इस पार्टी में BJP में ही नहीं जाऊंगा, आप मैं बना तो MLA, उन सबको फिर लोगों ने वोट कांग्रेस का ही मान कर दे दिया। अगर कोई ना ये जाने तो कांग्रेस में है, लेकिन वो ना तो वो उस जीत में आ पाए ना उसमें कैलकुलेट करे। अगर उनकी वोटों को कैलकुलेट करा तो भाई सब 60-65% वोट कांग्रेस का हो, आपस में कट रहा है, क्या करे। उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई, नहीं हो यार। कुछ जगह हमने देखा, पर्सनली जानता हूँ, कुछ जगह मनाए गए, मानने नहीं, अब कुछ जगह मान गए। ऐसा कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद या अन्य चीज़ों को लेकर अगर कांग्रेस आला कमान कार्रवाई करता है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति है वो गिरावट की तरफ जाएगी। क्या ऐसा कुछ आप मानते हैं, या आप मानते हैं कि वही मजबूती, वही वर्चस्व है उनका रहेगा दोबारा से? देखो ना, तो पार्टी शायद ही साकर है। दूसरी बात, मतलब 2 तरीके के राजनीतिक लोग हैं, एक जो लुटियंस जोन्स में बैठे हैं या अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, वहाँ अपना संगठन में रहते हैं। मतलब हुड्डा साहब की जो राजनीति वो मास लीडर की,
इनकी जो छवि है वो मास लीडर, इनकी पब्लिक की छवि है, पब्लिक डोमेन। जो आदमी पब्लिक में रहता है ना और पब्लिक का नेता होता है वो कभी नुकसान बन जाता, वो तो एज इट इज थोड़ी मेहनत करेगा फिर उभरा होगा। तो इनका इतना नुकसान वाली बात लास्ट में, चलो जो है यो धक्का लगा है रात जाने का, ये तो है सरकार जाने का, लेकिन न्यू नहीं कि भाई को छवि पर डेंटा होगा। छवि पर क्या है, छवि पर तो एक नेता ने क्या है, पक्ष के खिलाफ लड़ना चाहिए, बढ़िया तरीका, वो सड़कों पर भी लड़े हैं और भी लड़े, सारे लड़े। नाराजगी तो चलो ठीक है थोड़ी बहुत होती है, अब लोगों को सारी बात बताई भी नहीं जाती। कुछ साथी मेरे हैं जैसे आस पड़ोस के गांव में पूछे एक आधा इसी बात से नाराज, तस्वीर भाई मतलब कुछ मनाए क्या था कोई ने, ये वोट काट गए। अब इन सब ने क्यों कर बताऊंगा, यो न्यू मना था, इस दौर यो खंदा था, ये उपदा कैमरा था, बता दें भाई साहब, बहुत से नहीं मानने, मना एक पूरी कोशिश करी, आखिरी तक लड़ाई लड़ी रहे, कुछ भी हो सम्मान देंगे, जगह देंगे। क्या इलाज, क्या उस चीज़ का इलाज क्या, बीजेपी के षड्यंत्र में आ गए कुछ आदमी, वो नहीं मान पाए, इतना ही बात है। कुछ जगह जो पार्टी में थे नहीं वो मनाए कैसे जाते, अपने यहाँ का तो मना सका आदमी, जो दूसरा लड़ने के लिए आया है जिससे अपने समझ नहीं वो मानना था क्यों। तो इस टाइप से कुछ ये सिस्टम सा होकर हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ये हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान है ये ऐसी भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब। तस्वीर अहलावत थे। और देखिए इतने दिन से ये बहस चल रही है कि आखिरकार क्यों हार हुई है, लेकिन तस्वीर अहलावत की कई बातों में है मुझे पूरा दम दिखाई दिया, क्योंकि रियलिस्टिक है उनके आंकड़े। जैसे कि उन्होंने कहा कि 15 से 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें उन्हीं की मजबूती उन लोगों पर हावी हो गई, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं निर्दलीय वो भी लड़ रहे थे। अब तस्वीर अहलावत ने कहा कि 17 सीटें ऐसी हैं उसमें अगर हमारे प्रत्याशी और हमारी पृष्ठभूमि के निर्दलीय नेता का अगर वोट आप मिला लीजिए तो 65% में हम लोग हैं और बीजेपी काफ़ी नीचे है रह जाती है। वाकई में इस बात में मुझे दम दिखाई देता है। और अगर 37 सीटों में अगर उन सीटों को मिला लिया जाए तो वाकई में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूती से है वो आ रही है। और पहली बार शायद किसी ने एक स्पष्टता के साथ ये बताया है कि हार होने की असली वजह ये है कि कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत हो जाना उनके खिलाफ गया, उन्हीं की पृष्ठभूमि के लोग निर्दलीय आ गए। इनका ये भी कहना है कि मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन कई चीज़ें कैमरे पे नहीं बता सकते, ऑफ द कैमरा कई लोगों को कोशिश की गई, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, और वहाँ का वोटर पोलराइजेशन हुआ वहाँ के मतों का कि उन्हीं की पृष्ठभूमि के निर्दलीय भी कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे थे, प्रत्याशी भी मांग रहे थे। तो ये सबसे एक अहम फैक्टर मानते हैं। और आगे ये मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा मजबूत नेता हैं, हमेशा काम करने वाले लोगों के बीच में रहने वाले हैं, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते, और दोबारा से दीपेंद्र हुड्डा उसी तरह लोगों के लिए हकों के लिए वो संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। और जो वो बातें चल रही हैं, जो सवालिया निशान हैं जो वो लगा रहे हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मजबूत नेता की छवि है वो इसी तरह कायम रहने वाली है। ये तस्वीर अहलावत का मानना है। शुक्रिया।